आज हमारे साथ एंजल वन के चेयरमैन और एमडी दिनेश ठक्कर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्योंकि आप जिस इंडस्ट्रीज के पायनियर हैं, जिस कंपनीज के लीडर हैं, उसी से ही जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में 2021 में तो बहुत शानदार रहा, लेकिन 2022 आगे कैसे रहने वाला है? इसमें बिजनेस ग्रोथ किसे दिखती है आपको? 2021 ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा, पर्टिकुलरली डिजिटल ब्रोकर्स। डिजिटल ब्रोकर्स जैसे एंजल वन, हमारी कंपनी ने कम से कम ग्रोथ देखा 150% का कस्टमर बेस में। आज हमारे पास लगभग 75 लाख कस्टमर का बेस है, जो कि ईयर ऑन ईयर 150% से ग्रो हुआ है। और एवरी मंथ का रन रेट अराउंड 4.5 लाख क्लाइंट हम अक्वायर करते हैं। आप देखोगे ये इंडस्ट्री काफी हद तक ग्रो हुई बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ काफी डिजिटल ब्रोकर्स ने टीयर 2 टीयर 3 से काफी कस्टमरों को एक्सेस दिया और उन कस्टमरों ने अपना ये इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट ईयर मुझे क्या लगता है, बिकॉज ये कोविड तो अभी ऐसी बात है कि हमको उसके साथ में जीना आ चुका है कि वी नो हाउ टू do our businesses in lockdown, when lockdown opens up. So I believe इंडिया का इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर में काफी हद तक अच्छा ग्रो होगा। एक तो बिकॉज बेस भी काफी स्मॉल है, तो मेरा बिलीफ है कि इंडिया का ग्रोथ लगभग 8 से 9% का होगा। और ये अब कस्टमर बेस देखोगे, जितने अपने इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है फॉर दिस ब्रोकिंग इंडस्ट्री, उसमें काफी हद तक ग्रोथ देखेंगे। बिकॉज ये जो टीयर 2 टीयर 3 के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी यंग है, 28-29 की एज है। उनके पास फर्स्ट टाइम सेविंग आई है, फर्स्ट टाइम जॉब मिले हैं, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि बैंक में जाके रिस्क फ्री एसेट में पैसे रखें। वहां पे उनको 4 या 4.5% मिलेगा। ये पहली बार है जो उनको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का काफी हद तक प्रीमियम भी मिल रहा है। इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो कैगर एटलीस्ट 12 to 14% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So what I am saying, economy is going to grow, investor base is going to grow, and we are going to get more domestic liquidity in the market. That is how I look at calendar year 22. बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। एक तो लिक्विडिटी बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, और देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने वाले लोग वो भी बढ़ रहे हैं। सर, इसी पे मेरा सेकंड क्वेश्चन था, वो है रिटेल पार्टिसिपेशन। रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कैपिटल मार्केट्स में इंक्रीज हुआ है, ना केवल इंक्रीज हुआ बल्कि इंटेलेक्चुअली इंक्रीज हुआ है। अब उनको वॉलेटिलिटी मैनेज करना भी काफी हद तक आ गया है। सर, ये ट्रेंड आगे कैसे बढ़ेगा? रिटेलर का पार्टिसिपेशन मार्केट्स में अब भी जारी होगा या फिर ये एबनॉर्मल था 2021 के अंदर? रिटेल का ट्रेंड जब से हमने डिजिटाइजेशन किया FY20 में, तब हम कस्टमर बेस था 13 लाख, आज हमारा कस्टमर बेस है 75 लाख। तो हमने ये 2-2.5 साल में 5.7x का ग्रोथ देखा। ये हमें शुरू में जब हमने डिजिटाइज किया उस वक्त कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, सब जन ने ये सोचा कि ये कोविड के हिसाब से एक्सीलरेशन हो रहा है। बट अब लास्ट फ्यू मंथ्स का हमारा रन रेट देखोगे, हमारा कस्टमर बेस 4.5 लाख शेयर कस्टमर से ग्रो हो रहा है। तो रन रेट बढ़ ही रहा है। बढ़ने का रीजन है अंडर पेनिट्रेशन, बढ़ने का रीजन है यूथ जिसके पास सेविंग बैंक में रखने के लिए या कहाँ पे एसेट क्लास रखने के लिए इक्विटी के अलावा बड़ा कोई अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है। तो मुझे क्या दिख रहा है ट्रेंड, कि जब मार्केट अब नीचे भी आया 2-3 महीने, हमारे लास्ट मंथ के भी नंबर कम नहीं हुए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हम अगर बात करें तो हमने 57.22 मिलियन ऑर्डर्स आपने ये एग्जीक्यूट किए हैं, जो कि ग्रोथ 120% ईयर ऑन ईयर का है। तो ना ही सिर्फ इन्वेस्टर इस मार्केट में आ रहे हैं, बट ट्रेड भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बस इस इन्वेस्टरों की एज बहुत कम है, तो और प्लस एजुकेशन लेवल हाई है। सोशल मीडिया में देखते हैं लोगों ने, जिन्होंने 20-20 साल इन्वेस्टमेंट किया, 15 साल इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल इन्वेस्टमेंट किया, काफी हद तक अच्छा एप्रिसिएशन मिला है। तो ये वो लोग हैं जो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देखते हैं, शॉर्ट टर्म भी देखते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क कैपिटल लगाते हैं ऑप्शन फ्यूचर में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल अपना लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। दिनेश, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स यानी FIs के इनफ्लोज को लेकर बहुत बड़ी बुलिशनेस रहती है हमेशा।
आपको क्या लगता है आगे का जो ट्रेंड रहेगा, एफआईज का इनफ्लो जिस तरह से रहा है पिछले 1.5-2 साल में, वो उसी तरह का रुख रहेगा? क्योंकि अगर आप दिसंबर की सेलिंग देखें तो अच्छी खासी एक सेलिंग, मोर देन 30,000 करोड़ से ज्यादा की एफआई सेलिंग हो चुकी है दिसंबर मंथ में। आपको क्या लगता है कि आगे एफआईज के फ्लोज किस तरह के रह सकते हैं? क्या कोई शॉर्ट टर्म प्रेशर देखते हैं आप? रिसेंट सेलिंग का रीजन दो लग रहा है। एक तो आईपीओ मार्केट में काफी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, तो हो सकता है वो पोर्टफोलियो का रोटेशन कर रहे हैं। दूसरा है ग्लोबली भी, अक्रॉस ग्लोब भी सेलिंग चालू है। तो वी शुड नॉट टेक दिस ट्रेंड एज एन सेक्युलर ट्रेंड, बिकॉज एफआईएस जो इकोनॉमी 8 से 9% से ग्रो हो रही है, इसको इग्नोर नहीं कर सकती है। हो सकता है इन बिटवीन उनको लिक्विडिटी के हिसाब से या वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट लग रहा हो कि अट्रैक्टिव इतना नहीं है, पर जैसे ही थोड़ा करेक्शन आएगा, ये एफआईएस होगी जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे एफआईएस बुलिश ही रहेगी, एफआईएस का पैसा आता ही रहेगा। बट 1-2 क्वार्टर का अगर इन्फ्लुएंस आप लोगे तो ये लगेगा जैसे सेल कर रहे हैं, पर हमने पास्ट हिस्ट्री में भी देखा हुआ है 1-2 क्वार्टर वो सेल करते हैं, फिर पहले से भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही मुझे लग रहा है अब की बार दो चीजें हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट अब आईपीओ में बड़े बड़े टिकट साइज में जा रही है, तो वहां पे कुछ चर्न हो रहा है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का टू न्यू पोर्टफोलियो। सेकेंड, बिकॉज ऑफ ग्लोबली वो लोग अपने ये सेल कर रहे हैं, तो दैट सेलिंग प्रोपोर्शनल सेलिंग हैज कम टू इंडिया, बट आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी, एफआईएस विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट्स। चलिए, दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जब बिग वॉइसेस ऐसे कहती हैं। अब आपके अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आप किस तरह की डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं कंपनी में, या आपके क्या प्लान्स हैं टेक्नोलॉजी फ्रंट पर कंपनी को लेकर? कोई नए प्रोडक्ट आप इसमें लॉन्च करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हैवी एक्सपेंडिचर चाहिए ग्रोथ और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस में। क्या आपको कहीं से मार्जिन प्रेशर दिखते हैं? हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया FY20 से, यानी कि एक्सिलरेट किया हमने, और FY20 से आप देखोगे हमारे मार्जिन एक्सपांड हो रही है। जितना हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं उससे ज्यादा ग्रोथ है कंपनी का। तो उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्केल दैट वी हैव अचीव्ड, जो भी नए कस्टमर हम एक्वायर करते हैं उसकी मार्जिन का एक्सपांशन हो रहा है, बट वही हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो लास्ट अब 3-4 क्वार्टर देखोगे हमारी मार्जिन 45 to 50% के रेंज में स्टेबलाइज हुई है। तो जो भी एक्सेस मार्जिन हम जनरेट कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है टेक्नोलॉजी में। तो जो भी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रेवेन्यू, जैसे ये खर्चे जो है अपफ्रंट बुक होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, एवरी क्वार्टर ये खर्चे हम बुक कर देते हैं, बट ये प्रोडक्ट 4-6 क्वार्टर के बाद में आने वाले हैं। जैसे मार्केटिंग का कॉस्ट, हम क्लाइंट को एक्वायर करते हैं, हम उसका कॉस्ट बुक कर लेते हैं, बट रेवेन्यू जो क्लाइंट से आता है वो 5 साल तक आता रहता है। तो वैसे ही जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एवरी क्वार्टर में बुक कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में काफी हद तक खर्चा हमारा 2 साल से ज्यादातर खर्चा हमारा मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में जा रहा है। बट मार्जिन श्रिंक इसलिए नहीं हो रही है, जैसे मैंने कहा, हमने वो स्केल अचीव कर लिया। जैसे आज हमारे पास 75 लाख कस्टमर है, तो न्यू कस्टमर जो एक्वायर कर रहे हैं उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सर्विस बहुत कम है, तो इसलिए हमारी मार्जिन जो एक्सपांड हो रही है वो इनफ बजट है हमारे पास टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज। दिनेश जी, एक चीज़ मार्केट के अंदर जो बहुत नोटिस की जा रही है वो है सेबी की कुछ रेगुलेशंस। उस रेगुलेशंस में ये हुआ है कि जो कैश सेगमेंट है वहाँ पे जो लिवरेज है वो थोड़ा कम कर दिया गया। F&O में भी कुछ नए रेगुलेशंस आए हैं, क्योंकि दोनों ही सेगमेंट्स में रिटेलर का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होता है F&O एंड कैश में। तो आप इसमें ट्रांजेक्शन्स कुछ कम होती देखते हैं, ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा, कैसे होगा सर? मेरे हिसाब से ग्रो होंगे। का रीजन है, तो पास्ट में हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है, जब जब भी रेगुलेटर ने नए नए नॉर्म्स लाए हैं जहां पे रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया है, तो रिटेल इन्वेस्टर जो नया मार्केट में आता है वो थोड़ा जानकार नहीं होता है, वो लिवरेज करता है। लिवरेज उस हद तक करता है जो हो सकता है उसके 3 ट्रेड में उसकी कैपिटल खत्म हो जाए। जैसे कैश मार्केट में लिवरेजिंग 50-50 टाइम अलाउड थी, मार्केट अगर 2% भी घटे तो इन्वेस्टर का पैसा चला जाएगा। तो मेरा क्या मानना है, जब भी ऐसे रेगुलेशन जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आज लिवरेज कम कर दिया कैश में, 1-2 महीना इंपैक्ट आएगा, फिर रेवेन्यू वापस नॉर्मल हो जाएगा और ग्रो होना शुरू होगा। तो वैसे ही जैसे कैश मार्केट में लिवरेज कम हो, उससे क्या हुआ, इन्वेस्टर ने जो 100 रुपीज लगा रहे हैं आज 400 का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अगर मार्केट 2%-3% नीचे जाएगा, उसका कैपिटल इरोड होने वाला नहीं है, उसको फिर से चांस मिलेगा इक्विटी लर्न करने का। इक्विटी मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू स्टे इन द मार्केट फॉर 1 year टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म ले सको।
तो रेगुलेटर का ध्यान पूरा यहाँ पर ही है कि कैसे इन्वेस्टर ये मार्केट समझे, एंट्री भी मारे, कैलकुलेटेड रिस्क लेवे। तो इससे क्या हो रहा है कि ये इन्वेस्टर वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को लेके आ रहा है, क्योंकि अब उसको प्लेटफॉर्म काफी सेफ लग रहा है। तो वी स्ट्रांगली सपोर्ट सेबी स्टेप्स, बिकॉज वी बिलीव ये सब स्टेप्स बहुत जरूरी है मार्केट को एक्सपांड करने के लिए। और यही रीजन है कि मार्केट इतना जोर से ग्रो हो रहा है सिंस 2-3 इयर्स। इंटरेस्टिंग। ना केवल आप सिर्फ ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के माहिर हैं, बल्कि आप बाजार को भी बहुत अच्छे से समझते हैं दिनेश जी। इसलिए मेरा एक यही व्यू पॉइंट आपसे जानना चाहता हूँ कि 2022 में आप किस सेगमेंट में ज़्यादा बुलिश हैं और किस पे थोड़ा सा वीक हैं आप? ओवरऑल हमें फार्मास्यूटिकल अच्छा लगता है, आईटी अच्छा लगता है, बैंकिंग हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए मेरा एक ही एडवाइस होगा, डोंट ट्राई टू पिक वन स्टॉक, सिंगल स्टॉक और टू स्टॉक और वन सेक्टर, ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मेरी एडवाइस यही होगी रिटेल के लिए कि अपना पोर्टफोलियो बनाए तो हर सेक्टर को इंक्लूड करें। जो सेक्टर आज फंडामेंटली अच्छा नहीं है बट लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है, उसकी वैल्यूएशन आज कम होती है। जब मार्केट बढ़ता है तो वही स्टॉक्स काफी हद तक बढ़ते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे फेवरेट सेक्टर्स कौन से हैं, माय एडवाइस वुड बी डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। You can be overweight in banking, pharmaceutical, IT, but try to have a balanced portfolio that is going to help you give a decent growth for long time. That is what is more important. करेक्ट। तो लगातार यानी इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। और हम देख भी रहे हैं कि इंडियंस की तरफ से इंडियन मार्केट में जो आप एसआईपी के फिगर्स हैं वो भी देख रहे हैं, एक बड़ी फिगर है, 10,000 करोड़ की फिगर है हर महीने की। तो यानी अगर एफआईज की वॉल्यूम्स कम भी होते हैं, टेपरिंग के चलते कुछ कंसर्न्स होते भी हैं, तब भी लिक्विडिटी क्रंच नहीं दिखेगा, क्योंकि डोमेस्टिकली इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्ट्रेंथ बाजार को मिल रही है। आप मानते हैं? अभी काफी छोटा बेस है अपने पास कि अपने ये अगर एफआईज विड्रॉ करना शुरू हुए तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। अभी भी डोमेस्टिक सेविंग काफी हद तक बैंकों के पास ही जाती है। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इट विल टेक 2 or 3 years for us to create a good liquidity where we are able to say that even domestic liquidity is sufficient to take care of market volatility. Right now this base is quite low. ओके, तो ये बेस लो लगता है आपको। लेकिन अगर पॉलिसी फ्रंट पर हम गवर्नमेंट के एक्शंस पर अगर आपकी एक राय जानना चाहें, हम देख रहे हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स भी एक स्टेप है, पॉलिसी रिफॉर्म्स में डिसइन्वेस्टमेंट भी आता है। इन सारे स्टेप से आपको क्या लगता है कि कहाँ वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है? कोई ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक जहां आपकी नजर हो? देखो, मैं सेक्टर्स तो काफी हद तक ट्रैक नहीं करता हूँ, बट ये मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है बहुत जरूरी है, बस ये सब एसेट्स काफी वैल्यूएबल एसेट्स है। ये अगर प्राइवेट हैंड्स में आते हैं तो काफी हद तक इसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो आई थिंक दिस इज अ राइट मूव। और यही पैसे अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन में और सोशल डेवलपमेंट में लगाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शक्कर जी, हमसे आज बात करने के लिए, इन सारी बातों पर हमसे कैंडिडली अपनी राय शेयर करने के लिए। (2021) has been a year of pain and gain. It was a painful year because of the second wave, but it's been an eventful year and it's been a year of riches for investor. But there is one more word which I would like to describe to capture my next guest on the show, and that is resilience. And that is what State Bank of India has exhibited in this pandemic crisis. I've used this line before to describe the stock performance of State Bank of India, that elephants can also dance, and that's what State Bank of India has done. It has handsomely managed to beat the market, the Bank Nifty and some of the other peer banks. So how are things looking for the bank, business, economy, and for the man who's the chairman of State Bank of India for next year? So let's discuss all that and much more with Mr. Dinesh Khara, Chairman SBI. Mr. Khara, first wishing you and your team a remarkable year ahead. Like I said, that if there is one word which captures the true spirit of SBI in the pandemic crisis, that is resilience. Thank you very much, Nikunji, and I also wish all the very best to you and your team for the year 2021-22. Mr. Khara, 2021 was a slow year, but it is finishing in a grand style. Do you think 2022, the aggregate demand, the economy, the comeback what we've seen is here to stay, or do you think this is sugar rush which will fade away? No, I think to my mind, the trend which you have seen
say ever since from the month of October onwards, it has shown a huge amount of promise in terms of the demand coming back, in terms of the supply chain aberrations getting addressed. I think the only thing is the recent variant, which is actually causing a bit of a concern. So hopefully, I think if at all we can tackle this variant also well, to we should be, and if at all we succeed in doing that, I'm quite hopeful that the kind of a recovery which you have witnessed in last 4 to 3 months, that should be there to stay, and hopefully the year 22, calendar year 22, should be much better than what we have seen in the early part of the financial year 21-22. So since we are in a progressing cycle, the year will be much better. But will 2022 calendar year, will it be a grand year? Because now looks like we are at the cusp where CapEx is about to start. You guided for a 10% credit growth. Do you think that will be a big reality in this coming year? As I mentioned, that the only issue could be the new variant, and I'm quite hopeful that we should be in a position to navigate this difficulty also very well. And based on that, generally tended towards optimism. So I would rather say that 22 should be a much more promising year, and we should be in a position to see much stronger growth to stay on. And high inflation and possibility of a sharp rate hike, do you think that could disturb the apple cart? I think the kind of preparedness which is there in the system today when it comes to the healthcare and also the capacity to deal with such emergencies and exigencies, I don't expect that this particular variant should be impacting the apple cart per se. And if at all, whatever is seen in the West, if at all that is a guide for the things to happen, perhaps it has got the much higher transmissibility, but not as severe in its nature. So I think if at all that is what it is going to be, even in the worst possible situation, we should be in a position to navigate it well. This is what my assessment is. So while 2021 we've seen comeback in retail, we've seen some comeback in SME, but the corporate real demand for working capital plus new loans is still muted. When do you see that coming back? In fact, if you really ask me, for last 2 months, we have seen some kind of attraction as far as the corporate availment of the limits are also concerned, because at a point of time we were having as high as about 5 trillion Indian rupees worth of unavailed limits from our system, from the corporate side. But we have started seeing the availment happening in last 2 months. Of course, for last about 15 days, there is some bit of a slowness which is seen, but otherwise, if at all that trend continues, which we have seen for last 2 months, that should go very well in terms of more new investments also happening from the private sector. We already have got pipeline, which is almost about 1 trillion plus Indian rupees for proposals, both for the private sector investments into various sectors, and also some